ओके गाइस, रेवेन्यू की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग रेवेन्यू की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी सी जस्ट प्रैक्टिस, इसकी मैंने मेजॉरिटी ऑफ द किट मैंने लेक्चर्स में ही भेज दी थी, प्रैक्टिस करवा दी थी। आज थोड़ा सा लाइक के और रिवीजन हो जाएगी, तो एक आध एमटीक्यू कर लेते हैं और क्विक हो जाएगा। और उसके बाद आज ड्राफ्टिंग चल रही थी, तो मैंने बीच में रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया था। और ड्राफ्टिंग के एक दो क्वेश्चंस करते हैं आज। तो ड्राफ्टिंग में मेरी कोशिश यही होगी कि एक मैनुअल करवा दूं और एक एक्सेल पे करवा दूं। बट मैं चाह रहा था कि एक्सेल आप लोगों को फेस टू फेस पहले एक दफ़ा करवा दूं, तो फिर मेरी आपको लैंग्वेज समझ आ जाएगी। इस पे ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे एक्सेल का जो करवाऊंगा क्वेश्चंस। तो बट मैं आज कोशिश करूंगा कि करवा दूं, क्योंकि फेस टू फेस में भी तकरीबन फर्स्ट टाइम जब भी मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, तो घंटा एक तो मैं लगाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्रिक्स भी बताने पड़ेंगी एक्सेल की, प्रेजेंटेशन भी, एंड देन साथ साथ जो ड्राफ्टिंग की अपनी जो ट्रिक्स हैं और जो एग्जामिनर की ट्रिक्स होती हैं वो भी। तो उसके बाद फिर आधा आधे घंटे में बाकी हो जाएंगे एक्सेल के क्वेश्चन। मतलब लाइक उसमें फिर एक्सेल की ट्रिक्स ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी ना डिटेल में। तो आज अगर मैंने वीडियो भेजी है एक्सेल की, तो वो काफ़ी डिटेल्ड होगी, एक घंटे का तो होगा तकरीबन ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन। तो नॉर्मली 30-40 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे एक दो। ये आज का कह लो एजेंडा होगा। और रेवेन्यू की प्रैक्टिस पे जाने से पहले एक केस है छोटा सा, 2 मिनट का, पहले वो डिस्कस कर ले, क्योंकि उस क्वेश्चन में वो भी होगा। और केस नंबर 7 है ये। और केस है बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। अब ये क्या है? तो फॉर एग्जांपल हम लोग सेलर्स हैं, और हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक कस्टमर के साथ। और इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने उसको देनी है गाड़ी। और हमने उसको फॉर एग्जांपल उसने गाड़ी के साथ साथ गाड़ी चूंकि यूनिक थी, तो उसने कहा कि स्पेयर पार्ट्स भी बना कर दो, तो हमने स्पेयर पार्ट्स भी बना दिए। मतलब हम लोग एक ऐसे कार के मैन्युफैक्चरर हैं कि अगर कोई किसी को स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो हम वो भी बेच देंगे। सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फर्स्ट फेब X5 को। सही है, 1 फरवरी X5 को हुआ। तो इस दिन कस्टमर आया और उसने गाड़ी भी देख ली, पसंद कर ली। सही है, लाइक 1 फेब को कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और कस्टमर ने हमारे ये जो हम उसको प्रोडक्ट दे रहे थे ना, वो आके रिव्यू किया, कंफर्म कर लिया, हमने उसको इनवॉइस भी दे दी। वो डेट थी फॉर एग्जांपल 20 दिन बाद। अच्छा, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा कि यार गाड़ी तो मैं ले जाता हूँ अभी इसी वक्त। अच्छा, अब गाड़ी उसने कहा कि यार गाड़ी तो मैं ले जाता हूँ, बट उसने कहा कि यार अभी तो मैं एक काम से जा रहा हूँ ज़रूरी, आउट ऑफ सिटी। तो मैं स्पेयर पार्ट्स क्या लेके फिरूंगा, काफ़ी ढेर सारे स्पेयर पार्ट्स थे उसमें, टायर भी थे और काफ़ी कुछ था।
तो स्पेयर पार्ट्स उसने कहा, उसने रिक्वेस्ट की इसी डेट पे, सेम डेट पे। कस्टमर ने हमें रिक्वेस्ट की गाइस कि यार अभी तो मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो मेरे पास जगह नहीं है, क्या मैं इनको स्पेयर पार्ट्स को साथ साथ लेके जाऊंगा। तो कस्टमर ने रिक्वेस्ट की हमसे। अच्छा, अब कस्टमर साहब जी आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार अभी ये स्पेयर पार्ट्स मैं नहीं लेके जा सकता, मेरे पास जैसे कि उसने कोई सही वैलिड रीजन हमें दी, सही है, वैलिड रीजन दी। जैसे कि उसने कहा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है अभी, कोई वैलिड रीजन उसने दी। तो हमने कहा, उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप इसको ऐसा करो कि कुछ अरसे तक अपने पास ही रखो स्पेयर पार्ट्स को। जैसे कि उसने 3 मंथ्स की रिक्वेस्ट की कि मैं आकर ये स्पेयर पार्ट्स ले जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 20 फेब था ना जब उसने ये रिक्वेस्ट की, जब वो गाड़ी लेने आया, उसने कहा कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई को आपसे आकर ये कलेक्ट करके ले जाऊंगा स्पेयर पार्ट्स। ओके गाइस, अब इसमें गाड़ी तो वो इस दिन ले गया, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। तो गाड़ी का तो इसी दिन रेवेन्यू लिख सकते हैं। ओके, रेवेन्यू इसी दिन लिखेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी ले गया था, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है। अच्छा, जब फिजिकली ट्रांसफर हो जाए तो ये एक निशानी थी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है और कस्टमर की तरफ रिस्क एंड रिवॉर्ड चला गया है। अब वो गाड़ी के साथ जो मर्जी करे, सही है, उसको आगे बेचता है या जो मर्जी करता है, उसका काम है। तो गाड़ी का रेवेन्यू तो हम चलो इसी दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्पेयर पार्ट्स का जो उसने जो स्पेयर पार्ट्स की रिक्वेस्ट की और इस उसने कहा कि भाई मैं इस दिन आकर लेके जाऊंगा स्पेयर पार्ट्स, तो क्या हम उसका रेवेन्यू इस दिन लिखें स्पेयर पार्ट्स का, या इसी डेट पे लिखें? ये क्वेश्चन है तुम लोगों से। और इस अरेंजमेंट को कहते हैं बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, सही है, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। तो मुझे बताओ कि क्या ये स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू जो उसने नहीं लिया था इस दिन, स्पेयर पार्ट्स इस दिन लिए थे, तो स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू क्या 20 फेब को लिखा जाए या 20 जुलाई को? फिजिकली तो ट्रांसफर 20 जुलाई को हो रहे हैं, तो सोचो। तो गाइज हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में एक पॉइंट था फिजिकली ट्रांसफ़र होना, एक था टाइटल ट्रांसफ़र होना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफ़र होना, आखिरी उसमें था कि कस्टमर हैज़ एक्सेप्टेड द लाइक ए प्रोडक्ट ना, आखिरी पॉइंट था उसमें। और मैंने उसको मार्क करके बताया था कि इस बात को भूलना नहीं, इसको याद रखना, वो मैंने इसलिए बताया था। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र के 5-6 फीचर्स थे। उसमें उसने बताया हुआ था कि ये इंडिकेटर्स हैं, ये सारी शर्तें एक वक्त में पूरी होना लाजिम नहीं है, ये इंडिकेशंस हैं सारी। तो मैंने इसमें बताया था कि आखिरी वाली बात को याद रखना, कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट, सही है, एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट। तो अगर वो एक्सेप्ट भी कर ले तो समझो कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पे देखो उसने एक्सेप्ट कब किया, कस्टमर रिव्यूड और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, गाड़ी को भी स्पेयर पार्ट्स को भी। बट उसने एक रिक्वेस्ट कर दी हमें, उसने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आपको आप जितने पैसे कहते हो मैं उतने ही दूंगा।
बट यार इसको थोड़ा सा अरसा अपने पास, अपने प्रेमिसेस में, अपने स्पेस में, अपने वेयर हाउस में इसको रख लो। तो हम लोगों की चीजें संभालने के लिए तो हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं की, बट उसने कहा तो हमने रख लिया। तो ठीक है, मे बी मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे मांगू, मे बी इस चीज के बारे में भी कि भाई 4-5 महीने मैं इसको रखूंगा, मेरे पास तो इतनी स्पेस तो नहीं है, मैं अपना कैपिटल इसमें टाइड अप करके रखूंगा, इतना ये फैक्ट्री का स्पेस लेगा, तो मेरे पास तो वेयर हाउस नहीं है। तो फिर भी मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मे बी मैं उससे पैसे मांगू, मे बी ना मांगू, मैं इतना अच्छा सप्लायर हूँ कि मैं रख लेता हूँ कस्टमर की रिक्वेस्ट पे। बट क्वेश्चन एक्स्ट्रा पैसे मांगने का वो तो अलग सवाल आ गया ना। सवाल ये है कि स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाए। तो गाइस स्पेयर पार्ट्स का रेवेन्यू उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाएगा जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन खत्म। देखो यहाँ पे दो चीजें थी ना। गाड़ी फिजिकली ट्रांसफर हो गई थी। देखो उन इंडिकेशंस में ये दो इंडिकेशंस तो मेजर नजर आ रही हैं कि गाड़ी की गाड़ी फिजिकली भी ट्रांसफर होगी और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी। कब? जिस दिन भी हुआ है उस दिन रेवेन्यू लिख दो। स्पेयर पार्ट्स बेशक फिजिकली नहीं ट्रांसफर हो, बेशक अभी वो उनको यूज नहीं कर रहा, बट ये तो देखो ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया स्पेयर पार्ट्स को, सही है। तो किस दिन ये हुआ है? ये दोनों काम फेब में हो गए थे। बात समझ आई है? तो फेब में ही हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। बात समझ आइए गाइस कि कंट्रोल ट्रांसफर जिस दिन होगा उसी दिन रेवेन्यू लिखेंगे। कंट्रोल ट्रांसफर होने के लिए गाड़ी तो चलो फिजिकली चली गई थी, स्पेयर पार्ट्स बेशक फिजिकली नहीं गए थे, बट वो कस्टमर ने क्या कर लिए थे, एक्सेप्ट। तो फेब में ही रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक एक नई चीज आती है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। यहाँ पे एक तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हमारे ऊपर अराइज हो जाती है, इस कंपनी के ऊपर अराइज हो जाती है, थर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वो क्या है? देखो, एक तो गाड़ी थी, एक स्पेयर पार्ट्स। तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर ये अराइज हो गई कि हमने उसकी जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको अब संभाल के रखना है, ताकि जब हम ये ट्रांसफर करें उसकी तरफ स्पेयर पार्ट्स जुलाई में, तो ये सही सलामत उसके पास चले जाएं। तो तीसरी ऑब्लिगेशन क्या अराइज हुई है, इन चीजों को अपने पास होल्ड करके रखना। तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर अराइज हुई है कि हम इसको सर्विस देंगे, हम इसको कोई टेंजिबल चीज अब नहीं देने लगे। वो टेंजिबल चीज इसने एक्सेप्ट कर ली है, उस टेंजिबल चीज को अपने पास होल्ड करके रखना है हमने, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। इसको कहते हैं अपनी कस्टडी में एक चीज रखनी है हमने, और वो कस्टडी में रखने का अमल कहलाता है कस्टडी कस्टोडियल सर्विसेज। सही है, हमने इस कस्टमर को तीसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देनी है, क्या? वो है अब उसकी चीजें स्पेयर पार्ट्स सही सलामत अपने पास संभाल के रखना। इसको कहते हैं कस्टोडियल सर्विसेज। और मैंने कहा था उसको संभाल के रखने के लिए शायद हम उससे एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे, मे बी। देखो, मैंने कहा कि गाड़ी है 2 मिलियन की, उसने कहा स्पेयर पार्ट्स, तो मैंने कहा वो है 0.5 मिलियन के। बात समझ आई है? और फिर उसने कहा कस्टडी में रखो, तो मैंने कहा ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, तो बस ये फ्री में है। तो इसका रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लोगे, इसका भी रिकॉर्ड कर लोगे। कब? जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है। वो कब हुआ है? जब फिजिकली, या उसने एक्सेप्ट कर लिया।
अब मैं कहता हूँ कि कस्टोडियल सर्विसेज की भी मैंने उसको बोला, एक केस ये है, मैंने उसको कस्टोडियल सर्विसेज की भी फीस मांग ली। तो क्या है कि इन दोनों का रेवेन्यू तो उसी वक्त रिकॉर्ड होगा जब ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वो जब कंट्रोल ट्रांसफर हुआ तभी, फेब में ही। बट इसको रिकॉर्ड जुलाई तक नहीं करना, इसको जुलाई तक रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि कस्टोडियल सर्विसेज की ऑब्लिगेशन पूरी होगी कब? जब वो आकर हमारी कस्टडी से ये चीजें ले जाएगा। बात समझ आई है? तो ये ऑब्लिगेशन तीन बन जाती हैं यहाँ पे। और पहली दो तो देखो, इसमें तीसरी वाली जो है ना, तीसरी वाली जो है, इसका कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो तब होगा जब वो हमारी कस्टडी से चीजें ले जाएगा। सही हो गया? तो तब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा इसका। बाकी दोनों का तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया था। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और कस्टम तब हम रेवेन्यूज रिकॉर्ड करते हैं बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट में, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में, जब कस्टमर के पास कंट्रोल जाता है। तो कंट्रोल कब कब जाता है? तो देखो, कंट्रोल उसके पास चला गया है, बेशक वो चीज हमारे पास पड़ी हुई है, कंट्रोल चला गया। क्यों? क्योंकि कंट्रोल में एक फीचर था, कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द प्रोडक्ट। तो उसकी एक्सेप्टेंस की वजह से जो है ना कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। बट एक उसकी रिक्वेस्ट की वजह से एक और सर्विस, एक और ऑब्लिगेशन अराइज होती है, और वो हमने पूरा करना है फ्यूचर में। और वो है कस्टोडियल सर्विसेज। सही है? जिसके लिए क्या पता मैं इससे पैसे भी मांगू। और एंटिटी कब इस फीस को रिकॉग्नाइज करेगी? वक्त के साथ साथ। फॉर एग्जांपल उसने कहा 2 साल कस्टडी में रखो, तो 1 साल कस्टडी में जब रख लेंगे तो 1 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। अगला साल जब पूरा होगा तो फिर अगले साल का भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बात समझ आई है? तो वक्त के साथ साथ ये रिकॉर्ड होता है। वो दोनों चीजों का वो जो टेंजिबल, एक उसने फिजिकली ले ली थी, एक एक्सेप्ट कर ली थी, उसका पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है उसी वक्त। और कस्टोडियल सर्विसेज का फ्यूचर में होगा। तो बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट तब अराइज होता है जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। एक तो ये है कि कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया हो, सही है, कोई अच्छी रिक्वेस्ट का कोई रीजन हो। और प्रोडक्ट को हमने फिर उन स्पेयर पार्ट्स को ऊपर, उसके ऊपर टैग लगाना है कि भाई ये सोल्ड है, ये रिजर्व्ड है, सही है, या जो भी है, बस सेपरेट रखना है उसको ताकि नजर आए, वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो। और एनी टाइम वो रेडी हो फिजिकल ट्रांसफर के लिए। ये नहीं कि आप उसको बोलोगे ओके 20 जुलाई को मैं आपको दे दूंगा, मैं उस वक्त तक ये रखूंगा, वो साहब जी आ गए 20 जुलाई से भी पहले 15 जुलाई को, तो उस वक्त भी वो चीज़ें रेडी हो फिजिकल ट्रांसफर के लिए। और हमने उन चीज़ों को ना खुद इस्तेमाल करना है और ना ही जो है ना किसी को बेचनी है। सही है? तो ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट था। आगे चलते आगे चलते हैं गाइस। अभी क्वेश्चन है माइटी आईटी, और इसमें दो स्टैंडर्ड्स हैं। सही है? इसमें टैक्स का स्टैंडर्ड भी है और इसमें रेवेन्यू भी है, और इन दोनों स्टैंडर्ड्स का प्रॉमिस किया हुआ एग्जामिनर ने कि बच्चा मैं आप लोगों से आसान क्वेश्चन पूछूंगा। सही हो गया? और रेवेन्यू का तो मैंने बताया है कि कैश मार्क्स हैं, ये स्टैंडर्ड थोड़ा लंबा है, याद करने में थोड़ा दिक्कत है, बट कैश मार्क्स। अच्छा, माइटी आईटी को प्रोवाइड्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज। ओके, माइटी आईटी को हैज डेवलप्ड एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। इसने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कोई क्विक बुक वगैरह इसने इजाद की है, डेवलप की है। द कंपनी ऑफर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज फॉर 1,000। हम बोलते हैं कि भाई पैकेज, और आपको पैकेज इंस्टॉल भी करके देंगे कितने में? और सेपरेटली बोला है। सही है? सेपरेटली बोला है। एक तो हमने पहले बोला है उसको कि भाई इन दोनों को सप्लाई और इंस्टॉल।
देखो इनकी सेपरेट सेपरेट वैल्यूज दी ही नहीं है, मैंने कस्टमर को कोई ऑफर ही नहीं की, मैंने ये दोनों इकट्ठा ऑफर की है। द कंपनी ऑफर्स, सही है, हम लोग ऑफर ही क्या करते हैं, वो पैकेज भी और साथ में इंस्टॉलेशन भी। इनकी अलग अलग स्टैंड अलोन वैल्यूज नहीं है। तो गाइज ये दोनों मिलाकर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि जब तक मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता जाकर, तब तक ये पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। जैसे ही इंस्टॉल कर दिया तो फिर पूरे का पूरा 1000 रिकॉर्ड कर सकते हो। इंस्टॉल करने से पहले पहले ये 1000 रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सही है, अगर तो अलग अलग वैल्यूज दी हुई होती ना, तो सॉफ्टवेयर का तो हम रिकॉर्ड कर लेते इंस्टॉलेशन से पहले ही, बट इंस्टॉलेशन का ना रिकॉर्ड करते जब तक इंस्टॉलेशन ना होती। बट ये दोनों चूंकि एक ही है, कंबाइन पैकेज ये एक ही है, ये पैकेज नहीं है, कंबाइन का भी नाम ना लो, ये है ही एक प्रोडक्ट, ये दोनों मिला के। तो ये जब तक ये पूरे का पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। आगे चलते हैं। और एंड एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, सेपरेट 2 ईयर टेक्निकल सपोर्ट सर्विस फॉर, और वो कह रहे हैं कि 2 साल में आपकी खिदमत भी करूंगा, कितने की, 500 की। अल्टरनेटिवली अब ये देखो, मैं एक ये ऑफर करता हूँ एंड 2 साल सर्विस, ये तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए, दो ऑब्लिगेशंस हो गई, एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन और एक 2 साल सर्विस। वो कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिवली इट ऑल्सो ऑफर्स कंबाइन गुड्स एंड सर्विसेज। वो कह रहे हैं कि ये जो गुड्स है और ये सर्विसेज जो है, ये सर्विस और ये वाली सर्विस, वो कह रहे हैं इन सबको मिलाकर 1200 का पैकेज में सेल आउट करता हूँ। इनको सेपरेटली सेपरेटली देखा जाए तो ये 1500 के बनते हैं, बट इनको कंबाइन हम लोग बेचते हैं 1200 के भी। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जाए। वो कह रहे हैं कि भाई ये कंबाइन पैकेज बेचने के बाद बंदे को हम 1 मिनट का एक महीने बाद का लाइक के टाइम देते हैं इंस्टॉलेशन का। तो 1 महीने बाद हम जाके इंस्टॉल करते हैं, तो जब इंस्टॉल करेंगे तब ही इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। और जब 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 सर्विसेज दे देंगे इंस्टॉलेशन के बाद, ये वाली सर्विसेज देंगे, तो तब तब इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। बट ये भी याद रखना कि इन दोनों को मिला के जब पैकेज में बेचते हैं तो 1200 का बेचते हैं, 1500 का नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले थ्योरेटिक, देखो तुम लोगों ने सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन और 2 साल सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर 2 ऑब्लिगेशंस हैं। सही है, उन दोनों ऑब्लिगेशंस की कितनी स्टैंड अलोन वैल्यू है, 1500। हमने प्राइस क्या लगाई है, तो कितना डिस्काउंट हम लोगों ने दे दिया, हम लोगों ने दिए 300 का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट गाइस हम लोगों ने दिया, 20%। तो इन दोनों को सेपरेटली 20-20% माइनस कर लो। तो ये दोनों डिस्काउंटेड कितनी बननी चाहिए, सही हो गया। तो ये 800 कब रिकॉर्ड होगा रेवेन्यू में, जब हम लोग जाकर इंस्टॉल कर लेंगे। और ये कब, ये सर्विसेज वाला जो है ना, कब रिकॉर्ड होगा, जब जब हम ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाएंगे। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। सप्लाई और इंस्टॉलेशन का, सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन का, इन दोनों का वो जो 800 रेवेन्यू आया है,
वो कब रिकॉर्ड होगा? जब हम इंस्टॉल कराएंगे। और टेक्निकल सपोर्ट का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? वक्त के साथ साथ। जब पेमेंट वो हमें दे देते हैं तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, ये हमने कभी भी नहीं पढ़ा। पेमेंट पे तो हमने पढ़ा ही नहीं, पेमेंट ना भी दे हम प्रेजेंट वैल्यू में लिख लेंगे, हमें क्या। फॉर ईच कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड, जब भी हम लोग ऐसी सेल करते हैं तो सप्लाई और इंस्टॉलेशन का कितना रेवेन्यू होता है? आगे चलते हैं, दो क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। वो कह रहे कि भाई हम लोगों ने इस दिन रिवैल्यूएशन की थी और रिवैल्यूएशन से पहले वैल्यू थी बिल्डिंग की 2, अभी होगी ये 2.5, तो कितने का गेन आया है? आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने रिवैल्यूएशन और भी की थी। जो भी हमने रिवैल्यूएशन की थी वो ऑफिस, वो बिल्डिंग 5 लाख की ली थी, और बाद में हमने उसको क्या कर लिया था, 4 लाख पर ले आए थे। तो 1 लाख का क्या हुआ था? इम्पेयरमेंट। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन दी सेल्स ऑफिस, इस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन नहीं गई हुई, नहीं चार्ज की हुई, और ना ही हमने इम्पेयरमेंट, और ना ही हमने इम्पेयरमेंट लॉस को जो है ना हमने चार्ज की है, कहीं पे हम लोग लेके गए हो टैक्स के पर्पजेस के लिए। सही है, तो ये बड़े ही मजे का क्वेश्चन आ गया। किस तरह, देखो जरा, मैं बताता हूँ इधर किस तरह मजे का। यहाँ पे गेना है ऊपर, 0.5 मिलियन का आया था गेन, मैंने पॉइंट मिलियन हटाकर 3 जीरोस कॉमन लेके उसको 5 लाख लिख दिया। सही है, गेन आया था 5 लाख का। और यहाँ पे देखो जरा कितने का लॉस आ रहा है। सही है, 1 लाख का लॉस आ रहा है। तो ओवरऑल देखो जरा, क्योंकि जब हम लोग गेन लिख लेते हैं ना तो हमारे एसेट बड़ा हो गया, टैक्स वालों की नजर में वो अभी भी कम है। तो गेन आने की वजह से डीटीएल अराइज होता है, गेन आने की वजह से डीटीएल अराइज होता है, बात याद है ये, कि गेन आने की वजह से डीटीएल अराइज होता है, ये बात याद है तुम लोगों को ये जुमला। तो कैरिंग वैल्यू हमारी बढ़ जाती है, टैक्स बेस जो है वो कम ही रहती है टैक्स वालों की नज़र में। तो अभी यहाँ पे डीटीएल अराइज हो जाता है कि इस गेन पे फ्यूचर में हमें टैक्स देना पड़ेगा। और जब नुकसान हो जाता है तब क्या होता है? नुकसान होते वक्त कोई कैश तो नहीं हमारी जेब से गया ना, बस इंपेयरमेंट हुई है, कैश तो नहीं गया। तो क्या होता है कि हम लोग अपना एसेट कम कर लेते हैं, टैक्स वाले तो कैश को देखते हैं, तो उनकी नज़र में वो अभी भी 5 लाख का ही होगा। तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो जाता है कि मैं आज एक्सपेंस लिख के, एक नॉन कैश एक्सपेंस लिखकर टैक्स क्लेम कर रहा था, उन्होंने कहा नॉन कैश को तो हम मानते ही नहीं, हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा ओके, मैं फ्यूचर में ले लूंगा, ट्रांजैक्शन तो अराइज हो गई है, मैं फ्यूचर में ले लूंगा आपसे जो है ना ये क्लेम। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन अराइज हुई कि फ्यूचर में लाइबिलिटी आ रही है, और एक ऐसी ट्रांजैक्शन अराइज हुई है कि फ्यूचर में क्लेम आ रहा है, डीटीए। तो ओवरऑल कितने का इंक्रीज आ रहा है लाइक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस में? तो ये 4 लाख का, 4 लाख से हमारे असासे ओवरऑल ज्यादा है उनसे, 4 लाख से हमारे असासे ज्यादा होंगे उनसे, क्योंकि 5 लाख से हमारे ज्यादा है, 1 लाख से उनका ज्यादा है। तो ओवरऑल 4 लाख से हमारे असासे ज्यादा है। तो टैक्स 30% है। और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, और से बड़े क्वेश्चन। देखो
ईयर एंड में ना हमारी कैरिंग वैल्यू ज्यादा थी 5 लाख से, और हमारी कैरिंग वैल्यू कम थी जब हमने इम्पेयरमेंट की, तो हमने अपनी कैरिंग वैल्यू कम कर ली। तो ओवरऑल हम में और हुकूमत में कितने का गैप आ रहा था? इतने का। तो डिफरेंस आज के दिन डिफरेंस था 4 लाख। इस पे लगाओ रेट, तो ये बनते हैं 4 लाख का 30%, 1,20,000। क्लोजिंग डीटीएल है हमारा 1,30,000। डिफरेंसेस, आज के दिन के डिफरेंसेस पे आज का दिन का रेट लगाओ तो आज के दिन का डीटीएल आता है। ओपनिंग डीटीएल इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो कितने का इंक्रीज आ रहा है? कितने का इंक्रीज आ रहा है? 120 का। 120 का इंक्रीज आ रहा है, क्योंकि जीरो था, ईयर एंड पे 120 हो गया, 4 लाख का 30% 120 हो गया, तो 120 का इंक्रीज आ रहा है। तो बताओ मुझे कि पीएनएल में कितना जाएगा? 120 का इंक्रीज होना मीन्स के हम लोगों को टैक्स एक्सपेंस, डीटीएल जब भी इंक्रीज होगा तो टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ये ऑप्शन है। नहीं, देखो ये 120 कैसे बना है? गेन किधर जाता है? तो रिवैल्यूएशन का डीटीएल भी किधर जाता है? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को 1000 दफा कि डीटीएल जब भी गेन की वजह से अराइज हो, रिवैल्यूएशन की वजह से अराइज हो, तो वो डीटीएल भी उसका किधर जाते हैं? ओसीआई में। तो पी एंड एल वाला तो ऑप्शन तो इसमें तो नहीं है। अच्छा, अब वो जो दूसरा बात समझ आइए गाइस, कि उसने पी एंड एल का देखो सारे ऑप्शंस में वो क्या पूछ रहा है। सही है कि इनकम टैक्स एक्सपेंस, मतलब ये तो पी एंड एल का पूछ रहा है। तो रिवैल्यूएशन का पी एंड एल में कब से जाने लग गया? तो ये तो ऑप्शन बनता ही नहीं है। अच्छा, अब वो दूसरी ट्रांजैक्शन रहती है जिसमें पहले 1 लाख का इम्पेयरमेंट आया था और फिर गेन आया था। तो वो कह रहे कि भाई हमने तो वो इम्पेयरमेंट जो है ना, लाइक इम्पेयरमेंट नहीं, उस एसेट का जो इम्पेयरमेंट में इम्पैक्ट था ना, ये देखो कह रहे इम्पेयरमेंट लॉस लाइक के नहीं चार्ज हुआ हुआ, ये डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ हुआ। नो डेप्रिसिएशन एंड एनी इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं हुई थी। तो उस वक्त की इम्पेयरमेंट हम अभी अगर चार्ज करें, और फिर अभी जो गेन आया हुआ है वो गेन भी हम लोग चार्ज करें, तो एक तो ये कि वो इम्पेयरमेंट चार्ज करके, इम्पेयरमेंट देखो जब चार्ज करेंगे, उसने कहा इम्पेयरमेंट नहीं चार्ज होगी, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं पिछले सालों की इम्पेयरमेंट चार्ज कर ली, तो अभी गेन भी तो आया हुआ है, तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर जो एक्सेस गेन होगा वो किधर चला जाएगा? ओसीआई में, अपनी जगह पे, अपने जनरल रूल की तरफ। तो पी एंड एल में इसका इम्पेयरमेंट लॉस लिखेंगे। उसने कहा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लिखा हुआ, इम्पेयरमेंट लॉस लिख दो, लिख दी। फिर गेन आया उसके बाद तो गेन भी लिखना पड़ेगा, तो वो गेन पहले लॉस को कंपनसेट करेगा। तो पी एंड एल में से तो सारा इम्पैक्ट गया, और फिर गेन का जो एक्सेस अमाउंट है वो ओसीआई में जाएगी, तो उसका टैक्स भी किधर जाएगा? फिर ओसीआई में ही। तो इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है पी एंड एल पे। तो ये देखो, नो इम्पैक्ट ऑन इनकम टैक्स एक्सपेंस, सही हो गया। तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना था कि रिवैल्यूएशंस वगैरह पे तो जाता ही नहीं ओसीआई में कुछ, पी एंड एल में। इन जनवरी X6 द अकाउंटेंट ड्राफ्ट स्टेटमेंट बनाई पिछले साल की, और उसको पता चला कि भाई ही देन रियलाइज दैट ही हैड ओमिटेड टू कंसीडर डेफर्ड टैक्स ऑन डेवलपमेंट कॉस्ट। अब कॉस्ट पे डेफर्ड टैक्स, तो डेवलपमेंट की कॉस्ट वैसे भी पी एंड एल में ही जाती है, उसका कोई ओसीआई से लेना देना नहीं है। पी एंड एल में जाती है, वहां पे हम लिखते हैं, तो हमारा क्या होता है जनाब, हम लोग अपने प्रॉफिट को कम कर लेते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं हम लोग टैक्स को। प्रॉफिट को कम करना मीन्स टैक्स को क्लेम करना, एक्सपेंस को लिखना मीन्स टैक्स को क्लेम करना। तो देखो हम लोगों ने क्या भूले हैं, हम लोग एक एक्सपेंस भूले हैं।
तो एक्सपेंस को लिखना हम लोग भूल गए, और वो कह रहे कि भाई 2015 में 2 लाख एक्सपेंस ये लगा था और वो कैपिटलाइज हुआ था, और डेवलपमेंट कॉस्ट आर डिडक्टेबल इन फुल। वो कह रहे हैं कि भाई इस पे कोई डेफर्ड टैक्स वगैरह का अराइज ही नहीं होता था, तुमने ये वैसे ही नहीं लिखा। सही है, डेवलपमेंट कॉस्ट आर डिडक्टेबल इन फुल फॉर टैक्स पर्पसेस, जिस साल में वो इनकर हुए हो, बेशक आप कैपिटलाइज करो या ना करो। आपको एचएमआरसी ने यहीं पे रूल बता दिया कि भाई मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ कि ये पूरी माइनस करने की इजाजत थी पी एंड एल से, बट आपने वो नहीं किया। जिस साल इनकर हुआ था 2 लाख, उसी साल माइनस करना चाहिए था। ये एचएमआरसी आपको बता रहा है इस क्वेश्चन में एज ए एग्जामिनर बन के। तो आपको पी एंड एल में ये 2 लाख एक्सपेंस लिखना चाहिए था, उससे प्रॉफिट कम आता, आपको कम टैक्स देना पड़ता, तो आपने वो लिखा ही नहीं। तो अब जो है ना, कितना इनकम टैक्स एक्सपेंस में इसकी एडजस्टमेंट करोगे? देखो, मैं कहता हूँ आप लोगों की फॉर एग्जांपल सेल्स या जीपी कह लो, जीपी जो था वो 5 लाख था। आपको ये लिखकर, डेवलपमेंट एक्सपेंस लिखकर 3 लाख पे 30% देना चाहिए था। आपको डेवलपमेंट एक्सपेंस लिखकर 3 लाख पे 30%, 90,000। सही है, प्रॉफिट 3 लाख आया, उस पर टैक्स 90 आया, ये होना चाहिए था। आपने तो वो लिखा ही नहीं, जब आपने ये नहीं लिखा। तो आप उनको कितना टैक्स दे रहे हो गलती से? तो अब क्या करोगे अपने टैक्स के चार्ज को? आपको ये बनाना चाहिए था, बट आपने ये बनाया किस तरह? इसको ओमिट करके, एक्सपेंस को ओमिट करके। तो 150,000 को आप किस तरह 90,000 बनाओगे? डिक्रीज 60,000। सही हो गया। और इसमें क्या क्वेश्चन रहता है? नहीं रहता कोई भी। ये वाला तो हमने सबसे पहले किया था, पांचवा। कोई भी नहीं रहता गाइस। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन भी मस्ट कर लो। इसमें ये वो रिवैल्यूएशन वाला जो डीटीएल वाला था, वो पोर्शन खास तौर पे